हेलो एवरीवन, मैं उत्तम चौहान आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय उत्तम चौहान में स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो ये है टारगेट हरियाणा पुलिस बैच चला हुआ है, जिसके अंदर हम 30 दिन के अंदर साइंस प्लस कंप्यूटर, कहने का मतलब 25 नंबर का जो कार्य है वो बिल्कुल कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो जिसके अंदर जो है ये आज हमारा साइंस का लेक्चर है, जिसके अंदर कोशिका सेल चली हुई है, इसको आज बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे। बिल्कुल सेल नहीं, सेल के अंदर जो डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम और जीन, कहने का मतलब आज अपन जेनेटिक्स को भी करने वाले हैं। ठीक है, और प्लस में सेल डिवीजन क्या होता है ये भी अपन जानेंगे। ठीक है, क्या होता है नहीं मतलब क्या क्या मतलब उसके अंदर कौन कौन सा सेल डिवीजन किस किस में कार्य करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक हमारा होगा वो रहेगा न्यूक्लियस से। कहाँ से? न्यूक्लियस से, क्योंकि सभी की सभी चीजें जो है ये आपके डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम, जीन, ये सभी किस में पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। देखिए, मैं थोड़ा उसके बारे में उससे पहले मैं थोड़ा बता देता हूँ। ये आपका कि एक सेल थी, सेल के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस। मैं इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ? बड़ा बना देता हूँ। इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर भी एक, देखिए जैसे कि ये आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है, ये न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के बीच में साइटोप्लाज्म, जीव द्रव्य भरा होता है। देखिए, ये क्वेश्चन भी बार हरियाणा नहीं पूछा था। देखिए, वैसे तो अपन क्या मानते हैं, ये जो भरा होता है ना बेटा, ये होता है आपका जीव द्रव्य। क्या होता है? जीव द्रव, जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म बोलते हैं इसको जो केंद्रक और सेल मेम्ब्रेन के बीच में भरा होता है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि कोशिका द्रव किसे बोलते हैं? कोशिका द्रव होता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। तो क्वेश्चन आता है कि प्रोटोप्लाज्मा क्या किसे कहते हैं? तो प्रोटोप्लाज्म जो होता है ना, वो बिल्कुल सारा का सारा द्रव जो होता है ना, केंद्रक के समेत पूरा द्रव क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या कहलाता है? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच का जो ये द्रव ना, ये आपका क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। ये छोटा सा डिफरेंस था जो आपको एक नंबर जो है आपका छीन सकता है। ठीक है, इन दोनों में फर्क है, प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। हिंदी में जीव द्रव्य और इसको कोशिका द्रव्य। ठीक है, क्लियर है? अब चलते हैं। ये केंद्रक था, केंद्रक के अंदर भी एक द्रव भरा होता है। केंद्रक के अंदर भी क्या होता है? द्रव भरा होता है। ठीक है, इसको जानते हैं। देखिए, ये मैं इसको पूरे को ही क्या मान लेता हूँ? केंद्रक मान लेता हूँ। ये स्ट्रक्चर जो है आपकी किसकी है? न्यूक्लियस की है। किसकी है? न्यूक्लियस की है। अब देखिए, न्यूक्लियस के अंदर भी द्रव भरा होता है। न्यूक्लियस के अंदर भी क्या भरा होता है? द्रव भरा होता है, जिसको कहते हैं न्यूक्लियर प्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियर लिक्विड भी बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर लिक्विड बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होता है कि द्रव भरा होता है। ये जो द्रव होता है न्यूक्लियर के अंदर, उसको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। ये क्या होता है? ये द्रव जो होता है एक एसिड होता है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड या फिर केंद्रीय अम्ल। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड जो है वो क्या होता है? तो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला द्रव ये क्या कहलाता है? न्यूक्लिक एसिड कहलाता है। ये आपको बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा। और न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? और न्यूक्लियस के अंदर जालिका पाई जाती है, जिनको बोलते हैं क्रोमैटिक। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिक। क्रोमैटिक जालिका होती है, जिनके अंदर क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और जो ये द्रव होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड, और ये जो है इससे मिलकर कौन बने होते हैं? आपके डीएनए और आरएनए बने होते हैं। और ये सभी के सभी आपको ना क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए, जीन, ये सारे के सारे आपके जेनेटिक सब्सटेंस है। क्या है? यहाँ पर लिख देता हूँ जेनेटिक सब्सटेंसेस। जेनेटिक सब्सटेंसेस है जो माता पिता के गुण कहाँ पर लेके जाते हैं? बच्चों के पास लेकर जाते हैं। तो ये जितने भी जेनेटिक सब्सटेंसेस कहाँ पर पाए जाते हैं? केंद्र के अंदर पाए जाते हैं। इसीलिए न्यूक्लियस जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, न्यूक्लियस मैंने इसीलिए नहीं करवाया क्योंकि न्यूक्लियस से बहुत कुछ देखने को मिला। सबसे पहले तो थोड़ा मैं मोटा मोटा बता देता हूँ न्यूक्लियस होता है। देखिए, न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। किसने की? रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट था जिसने किसकी खोज की? न्यूक्लियस की खोज की। पहला क्वेश्चन ये आ जाता है। ठीक है, बिल्कुल पहले तो ये चीज ही बता देता हूँ मैं, बिल्कुल बेसिक बताता हूँ न्यूक्लियस के बारे में। प्लस न्यूक्लियस जो होता है सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है। सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है किसका बेटा? सेल का। सेल का सबसे महत्वपूर्ण होने का रीजन देखना क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जब आपकी सेल डिवाइड है ना, सेल डिवाइड कब होगी? जब आपका न्यूक्लियस डिवाइड होगा और कोशिका विभाजन में सहायक होगा। मतलब कोशिका विभाजन होगा तो ही तो शरीर की ग्रोथ होगी। बोलो है ना? तो शरीर की ग्रोथ करने में सहायक कौन हो गया? आपका केंद्रक हो गया। और केंद्र कैसे सहायक हुआ? जब कोशिका विभाजन किया। तो क्वेश्चन आता है कोशिका विभाजन में कौन सहायक है? कोशिका विभाजन
सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में कौन सहायक है? आपका केंद्रक सहायक है, क्योंकि पहले केंद्रक डिवाइड होगा, क्लियर है। उसके बाद जो प्रजनन होता है, प्रजनन होता है बेटा रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन जो होता है रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा? जब दो डॉटर सेल मिलके क्या मतलब दो सेल मिलके क्या बनाती है? एक अलग सेल बनाती है। मेरे कहने का मतलब जैसे एक मेल सेल और दूसरी फीमेल सेल, और किसका निर्माण करती है? जाइगोट का निर्माण करती है, उसको कहते हैं प्रजनन, ठीक है। ऐसे ही तो प्रजनन होता है, रिप्रोडक्शन यही तो होता है। कहने का मतलब कोशिका विभाजन करेगी तो शरीर की ग्रोथ होगी, और प्रजनन होगा तो सृष्टि की ग्रोथ होगी। भाई सृष्टि कैसे चली हुई है? जब माता पिता से बच्चे होते हैं, फिर बच्चों से बच्चे, ऐसे ही तो सृष्टि चली हुई है। कहने का मतलब इन दोनों को करने में कौन सहायक है? केंद्रक सहायक। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि कोशिका विभाजन में कौन सा ऑर्गन सहायक है? केंद्र। प्रजनन में कौन सा ऑर्गन सहायक है? केंद्र। इन दोनों को मैं अच्छे से समझाऊंगा विद डिटेल, मतलब ऐसे नहीं है बिल्कुल छोटा यहाँ पर नहीं छोड़ देंगे। प्रजनन रिप्रोडक्शन में ये कैसे कार्य करते हैं, क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए कैसे अलग होते हैं, सब के सब चीजें जो है अपन करने वाले हैं। और देखना और केंद्रक का क्या रोल है, और केंद्रक का क्या रोल है। देखो केंद्रक क्या करता है उसके बाद केंद्रक रोल यही है बेटा, जेनेटिक सब्सटेंस पाए जाते हैं इसके अंदर। भाई केंद्रक के अंदर ये पाए जाते हैं, मैंने अभी भी बताया, केंद्रक के अंदर एक द्रव पाया जाता है जिसको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर कौन बना होता है? डीएनए और आरएनए। और केंद्रक के अंदर एक जालिका पाई जाती है जिसको क्रोमैटिक कहते हैं, और क्रोमैटिक से मिलकर कौन बना होता है? क्रोमोसोम। कहने का मतलब अनुवांशिक पदार्थ कहाँ पाए जाते हैं? क्वेश्चन आता है तो अनुवांशिक पदार्थ मतलब जेनेटिक सब्सटेंस, जेनेटिक सब्सटेंस पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? केंद्र में पाए जाते हैं। कई बार क्वेश्चन क्या आता है, ये क्वेश्चन नहीं होता, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि जेनेटिक सब्सटेंस कहाँ पाए जाते हैं, और उसमें केंद्रक ऑप्शन में नहीं होता। देखिए जीन सेल के पास केंद्रक नहीं होता, उसके जेनेटिक सब्सटेंस कहाँ पाया जाता है? तो दूसरा पॉइंट है केंद्रक के अलावा, केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या पाए जाते हैं? आपके जेनेटिक सब्सटेंस पाए जाते हैं, ठीक है। कहने का जेनेटिक सब्सटेंस कौन से? डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम और जीन, ये सभी के सभी आपके जेनेटिक सब्सटेंस है। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब इनको विद डिटेल एक एक करके ना अपन समझने की कोशिश करेंगे। ये मैंने ना एक आउटव्यू दिया था किसका? आपके न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस क्या कार्य करता है? अभी खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका विभाजन में कौन सहायक है? न्यूक्लियस सहायक है। प्रजनन में कौन सहायक है? न्यूक्लियस सहायक है। अनुवांशिक पदार्थ कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, क्लियर। अब न्यूक्लियस का बिल्कुल पोस्टमार्टम करेंगे। पोस्टमार्टम करने का मतलब ये है कि अपन एक एक चीज को जानेंगे कि आरएनए, डीएनए और आरएनए का निर्माण कैसे होता है, क्रोमोसोम का निर्माण कैसे होता है, डीएनए आरएनए का क्या कार्य और क्रोमोसोम का कार्य क्या है, क्लियर है। चलो सबसे पहले चलते हैं न्यूक्लिक एसिड के पास, ठीक है। तो देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ, एक बार आप इसको उतार लेना, फिर अपन ना बिल्कुल अच्छे से डीएनए आरएनए करेंगे, ठीक है। वैसे ये केंद्रक का ही भाग है, डीएनए आरएनए, क्रोमोसोम और जीन, ठीक है। देखो इसको यहीं पर मतलब ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पर कर लेते हैं। देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया, सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं। तो पहला पॉइंट ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है न्यूक्लिक एसिड? केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला केंद्रक को बोलते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लिक के अंदर न्यूक्लिक एसिड भी नाम। बिल्कुल इससे तो क्वेश्चन ये बनने का सवाल ही नहीं है, बिल्कुल आसान है। केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला द्रव क्या कहलाता है? आपका न्यूक्लिक अम्ल कहलाता है। अब न्यूक्लिक अम्ल से किसका निर्माण होता है? क्वेश्चन आता है ये, तो ये लिखेंगे बिल्कुल अच्छे से। न्यूक्लिक अम्ल से डीएनए व आरएनए का निर्माण होता है। किससे होता है? न्यूक्लिक एसिड से डीएनए और आरएनए का निर्माण होता है। तो अब ये जेनेटिक सब्सटेंस है, सबसे इंपॉर्टेंट डीएनए और आरएनए करते क्या है? देखिए ये मैं इसका कार्य यहीं पर बता देता हूँ, यहीं पर इसको समेट देता हूँ कार्य को, लेकिन डिटेल में करेंगे। कार्य क्या करते हैं डीएनए? जब आपने देखा होगा बहुत से, अब भी हरियाणा के राखी गढ़ी में क्या पाए गए हैं? कंकाल पाए गए हैं, और उनका डीएनए चेक करके ये बताया गया कि ये कंकाल किनके हैं? आर्यों के हैं। मतलब डीएनए से क्या चेक किया जा सकता है कि माता पिता के गुण चेक किए जा सकते हैं, मतलब पूरी की पूरी पीढ़ी देखी जा सकती है, नहीं देखी जा सकती, बरोबर है ना। तो इसीलिए कई बार क्वेश्चन आते हैं डीएनए और आरएनए का कार्य क्या है। तो डीएनए और आरएनए का क्या कार्य हो गया? डीएनए और आरएनए का कार्य हो गया माता पिता के गुण
माता पिता के गुण बच्चों के अंदर स्थानांतरण, मतलब जो बच्चों के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स जो ट्रांसफर करने वाले सब्सटेंस जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, डीएनए और आरएनए कहलाते हैं। क्लियर, ये इसका कार्य हो गया। अब डीएनए और आरएनए को करते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डीएनए और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आरएनए। ठीक है, आरएनए और डीएनए। सबसे पहले तो इनकी फुल फॉर्म लिख लेना, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वैसे बिल्कुल ही आसान है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए की राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर भाई, आरएनए और डीएनए ये आपकी फुल फॉर्म होगी। अब उसके बाद देखना इनकी खोज किसने की, इन दोनों की खोज एक ही साइंटिस्ट था। खोज जो है मिस्टर, नाम क्या था, फ्रेडरिक थोड़ा नाम अलग है, फ्रेडरिक मिस्टर जो था वो डीएनए और आरएनए इसकी भी इसने की और इसकी भी किसने की, इसी ने की। ठीक है, दोनों जेनेटिक सब्सटेंस है। आरएनए का कम रोल होता है, ये अस्थायी होता है, और डीएनए क्या होता है, स्थायी होता है, इसलिए इसका ज्यादा रोल होता है। इसमें जेनेटिक्स में, ठीक है, इसलिए जेनेटिक्स में हम आरएनए को ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद देखना डीएनए का और देखना क्या होता है। डीएनए जो होता है, डीएनए द्विकुंडली संरचना का होता है। कितनी कुंडली का, द्विकुंडली संरचना। इसका स्ट्रक्चर मैं अच्छे से कहूंगा क्योंकि हरियाणा जो है ना बिल्कुल डीप से क्वेश्चन पूछा डीएनए के स्ट्रक्चर से। पिछले हरियाणा पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे इसके साइज से, भाई कौन कौन सा जो है कथन जो सत्य है, कौन सा कथन असत्य, ऐसे करके। तो पहले तो मैं ये बता दूं, डीएनए जो होता है वो द्विकुंडली संरचना या फिर डबल एलिक्स स्ट्रक्चर किसका पास होता है, डीएनए का, और ये होता है सिंगल एलिक्स का मतलब क्या होता है, ये एक कुंडली संरचना पाया जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर सुनना डीएनए जो ना, डीएनए का मॉडल देने वाला क्योंकि क्वेश्चन आता है ये द्विकुंडलीय मॉडल किसने दिया, मतलब डबल एलिक्स मॉडल जो है ये किसने दिया, या डीएनए मॉडल किसने दिया। तो डीएनए मॉडल जो था, डीएनए मॉडल देने वाला वाटसन व क्रिक था। तो कई बार है ना, ये मत सोचना कि डीएनए की खोज तो है ना किसने की थी, फ्रेडरिक मिस्टर ने, लेकिन द्विकुंडली संरचना किसने दी थी, डीएनए मॉडल किसने दिया था, वो वाटसन एंड क्रिक्स। लेकिन जो मतलब आरएनए का जो मॉडल था वो किसने दिया था, वो मिस्टर ने दिया था। FM लिख देता हूं मैं, इसने किसने दिया था, मिस्टर फ्रेडरिक मिस्टर के द्वारा ही दिया गया था, लेकिन डीएनए का अलग दिया गया था। अब देखिए ये जो ना आरएनए जो है ये अस्थायी है। क्या है, अस्थायी है। अस्थायी का मतलब बिल्कुल स्थायी नहीं है, ज्यादा मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स को ये ट्रांसफर नहीं करता है। ठीक है, इसके अंदर जो मतलब न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं, न्यूक्लिक एसिड की या कार्बनिक श्रृंखला जो होती है वो क्या होती है, बंधी हुई नहीं होती है, ये मान सकते हो आप। इसलिए ये क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। तो इनका जेनेटिक्स में हम ज्यादा रोल पढ़ते नहीं है, इनको बस थोड़ा पढ़ के क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है। लेकिन अपन ज्यादा किसको पढ़ते हैं, डीएनए को। तो डीएनए को अच्छे से पढ़ेंगे, देखिए डीएनए को पढ़ते हैं विद डिटेल, डीएनए क्रोमोसोम को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस के कार्य थे, न्यूक्लिक यहाँ पर न्यूक्लिक अमल लिखा हुआ है। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लेना। ठीक है, अब आगे आगे चलते हैं। आगे चलने का मतलब ये है डीएनए को अच्छे से देखते हैं। डीएनए क्या है, डीएनए का निर्माण कैसे होता है, डीएनए का की संरचना जो होती है वो कैसी होती है। इसकी फिर जरूरत पड़ेगी, इस स्ट्रक्चर की फिर जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको नहीं कर रहे हम। ठीक है, देखिए डीएनए का निर्माण किससे होता है, न्यूक्लिक एसिड थे, और उन न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। उन न्यूक्लिक एसिड में क्या पाए जाते हैं, तो डीएनए का स्ट्रक्चर करने हैं अपन, डीएनए आरएनए का काम वहीं पर कंप्लीट हो गया था, क्योंकि आरएनए से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, क्योंकि ये अस्थायी है, जेनेटिक सब्सटेंस में ज्यादा इसका रोल नहीं होता है। डीएनए स्ट्रक्चर, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे होता है, देखिए डीएनए जो है किसका बना होता है,
न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स का क्या बना होता है बेटा? आपका डीएनए बना होता है। किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड्स का। डीएनए का निर्माण किससे होता है? न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड से मिलकर किसका निर्माण होता है? डीएनए से। अब कितने, कई बार क्वेश्चन आता है कि जो आपका न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो किस किस के बने होते हैं? देखिए डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना होता है और न्यूक्लियोटाइड्स किस किस से बने होते हैं ये आप कह सकते हो। तो डीएनए जो होता है वो किस किस से बना होता है? मैंने क्या कहा? डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। न्यूक्लियोटाइड किस किस से बना होता है? देखिए सबसे पहले तो शर्करा, स्टार्च। ये क्वेश्चन आ चुके हैं। अब जो हरियाणा फीमेल हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स में कौन कौन से सब्सटेंस पाए जाते हैं, ठीक है? ए बी सी डी ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है? दूसरा है फास्फोरिक अम्ल। दूसरा कौन पाए जाते हैं? फास्फोरिक अम्ल। जो न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं उसमें एक शर्करा पाई जाती है, दूसरे फास्फोरिक अम्ल पाए जाते हैं और तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट पाए जाते हैं नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन क्षार जो होते हैं वो पाए जाते हैं। 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। नाइट्रोजन क्षार को अपन अलग से पढ़ेंगे। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, क्वेश्चन क्या आया था? क्वेश्चन ये आया था कि डीएनए कितने प्रकार, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए में पाए जाते हैं? तो शर्करा, फास्फोरस, नाइट्रोजन क्षार। इसका जो आंसर जो था हरियाणा पुलिस फीमेल के अंदर उपरोक्त सभी था। देखिए कितना डिटेल से क्वेश्चन पूछ लेता है हरियाणा। इस बात को समझाने के लिए मैंने आपको ये बातें बताई है। उसके बाद देखना, उसके बाद जो क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं किससे? नाइट्रोजन बेस से, कि भाई कौन कौन से नाइट्रोजन बेस जो है वो पाए जाते हैं। तो देखिए पहली बात तो कितने नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं ये लिखेंगे। तो 4 नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। कितने नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं? 4 नाइट्रोजन बेस। कौन कौन से? एडिनोसिन, दूसरा पहला, दूसरा साइटोसिन, तीसरा थाइमिन, चौथा यूरेनियम, ठीक है? मेनली 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस, मेनली 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं जिससे किसका निर्माण होता है? जिससे आपके किसका निर्माण होता है? डीएनए का निर्माण होता है। फिर मैं बता रहा हूँ, आप ऐसे याद रख सकते हो एजीटीसी कैसे भी याद रखो, कोई भी ट्रिक याद रखो, ट्रिक मत करना, ऐसे याद कर लेना। एडिनोसिन, साइटोसिन, थाइमिन और ग्यूनिन, ठीक है? ऐसे करके 4 नाम याद रखना। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हरियाणा का कुछ नहीं पता कितना डीप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नाइट्रोजन बेस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है? क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछे गए थे भी बहुत अच्छे क्या पूछे गए थे? स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है? तो स्ट्रक्चर देखते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ से क्वेश्चन मैं बता सकता हूँ, जो डीएनए का निर्माण न्यूक्लियोटाइड से होता है। न्यूक्लियोटाइड किससे बने होते हैं? शर्करा, फास्फोरस और नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस किससे बने होते हैं? ये 4 प्रकार से बने होते हैं। बिल्कुल डीप से जो पूछेगा क्वेश्चन वहां से। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। थोड़ा बनाने की कोशिश करेंगे, जैसा ही बनेगा, ठीक है? ऐसा मान सकते हो आप, ये होता है, ऐसा ही है। ऐसा जो है इसका स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है? इसके ऊपर जो होता है ये 5 3 ये सही है, मतलब इस एक हेलिक्स का साइज होता है ये हेलिक्स, ये हेलिक्स, ठीक है? यहाँ पर 5 और फिर यहाँ पर क्या देगा? 3, ठीक है? ये 5 3। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहले हेलिक्स का साइज कितना होता है? 5 और दूसरा हेलिक्स का कितना होता है? 3। ये डैश मिनट के लिए आता है। किसके लिए आता है? मिनट के लिए आता है। उसके बाद और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो आपका व्यास, इसका जो क्या नाम आपका डीएनए जो है ये किसका स्ट्रक्चर करना है? डीएनए। डीएनए जो होता है, डीएनए का व्यास कितना होता है? डीएनए ये जो होता है इसका व्यास, मतलब व्यास का मतलब होता है ये कितना चौड़ा होता है, ऐसे मान सकते हो। तो डीएनए जो होता है उसका व्यास जो होता है, डायमीटर जो होता है वो कितना होता है? तो डीएनए का डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रॉम। क्या होता है? 20 एंगस्ट्रॉम। देखिए एंगस्ट्रॉम जो होता है आपको पता ही होगा, एंगस्ट्रॉम किसकी यूनिट है?
फिजिक्स के अंदर। आंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? आंगस्ट्रॉम जो होता है 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है आंगस्ट्रॉम। देखो कितना छोटा होता है। ये आपकी किसकी वेवलेंथ की यूनिट है? किसकी यूनिट है? वेवलेंथ की यूनिट है, तरंगदैर्घ्य की यूनिट होती है आंगस्ट्रॉम। ठीक है, आंगस्ट्रॉम होता है 10 की पावर -10 मीटर। तो कितने व्यास कितना होता है? 10 की पावर -10 मीटर जो होता है व्यास होता है। एक होता है कि कुंडली, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कुंडली का साइज कितना होता है? ये होता है 34 आंगस्ट्रॉम। कितना होता है? 34 आंगस्ट्रॉम। एक कुंडली जो होती है उसका साइज जो होता है वो कितना होता है? 34 आंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, अब नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। और उन नाइट्रोजन बेस के अंदर क्या पाया जाता है? बंधन पाया जाता है। देखिए नाइट्रोजन बेस कैसे पाई जाती है? एड्रीनोसिन, एड्रीनोसिन और यहाँ पर थाइमिन, मैं टी लिख रहा हूँ, एड्रीनोसिन और थाइमिन। मैंने पिछले मतलब ये इससे पहले बता दिया था। एड्रीनोसिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्यूनिन, 4 प्रकार की क्या पाए जाते हैं? नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। और साइटोसिन और ग्यूनिन, ठीक है, ऐसे इस प्रकार से क्या पाए जाते हैं? नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं इसमें, डीएनए में। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि एक नाइट्रोजन बेस के बीच में बंध जो होता है, बंध होता है बॉन्ड, बॉन्ड साइज कितना होता है? बॉन्ड साइज नाइट्रोजन बेस में जो है बॉन्ड साइज कितना होता है? 3.4 आंगस्ट्रॉम। 3.4 मतलब ये एक बॉन्ड है, जैसे कि एडिनोसिन और थाइमिन, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड साइज जो है वो कितना होता है? 3.4 आंगस्ट्रॉम। ये इसलिए बताया मैंने, तो बताया इसको करवाने का रीजन क्या था? हरियाणा ने यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे थे। क्या पूछा था? इसलिए हरियाणा पुलिस के एग्जाम के अंदर इसका स्ट्रक्चर दे दिया था। ये पूछ लिया था कि निम्नलिखित में डीएनए की कौन सी विशेषता नहीं है? तो उसमें ये दे रखा था व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है, बिल्कुल है। बॉन्ड 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है, बिल्कुल है। किस एक एलिक्स की जो लेंथ होती है, ये पूरा क्या बना? एक कुंडली बनी ना, ये क्या बनी? एक कुंडली बनी। कुंडली को बोलते हैं एलिक्स। एक एलिक्स जो होता है उसका साइज मतलब साइड लेंथ जो होती है वो कितनी होती है? 34 आंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, आंगस्ट्रॉम की वैल्यू भी जो है मैंने क्या कर दी है? बता दी है। बोलो आया ना? क्लियर है? अब देखो उसके बाद आरएनए सिंगल हेलिक्स होता है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, ये डबल हेलिक्स है और ये सिंगल हेलिक्स है। अगर कोई आपसे पूछना इधर बढ़ा देता हूँ, आपको नहीं दिखता तो ऐसे करके एस के टाइप में सिंगल हेलिक्स होता है, डबल हेलिक्स नहीं होता। आरएनए कैसे होता है? आरएनए सिंगल हेलिक्स होता है। ये कैसे होता है? डबल हेलिक्स होता है। ठीक है, क्लियर है? तो इस प्रकार से आपका डीएनए का स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन होता है ये स्थायी होता है, डीएनए स्थायी होता है, आरएनए अस्थायी होता है। डीएनए में स्टोन प्रोटीन पाई जाती है। कई बार क्वेश्चन आया था एक बार हरियाणा के अंदर कि डीएनए का निर्माण किस प्रोटीन से होता है? तो डीएनए का निर्माण स्टोन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, मैं आपको फिर बता देता हूँ। ये चैप्टर थोड़ा मतलब समझ से बाहर हो गया होगा, थोड़ा अलग टाइप से बनता है, थोड़ा मैंने इसको डीप में ले गया था मैं हरियाणा की दृष्टि से। देखो मैं बता देता हूँ, 2 जेनेटिक सब्सटेंस होते हैं, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। जो जेनेटिक्स को कहाँ लेकर जाते हैं? माता पिता से बच्चे के पास लेके जाते हैं। ठीक है, ये मतलब एक जरिया है ट्रांसपोर्ट, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसपोर्ट करने का एक जरिया है। ठीक है, आरएनए जो होता है वो अस्थायी होता है। ठीक है, अस्थायी होता है क्योंकि इसके अंदर स्टोन प्रोटीन भी नहीं पाती और कार्बन के बॉन्ड भी क्या होते हैं? वीक होते हैं, इसलिए इसको ज्यादा जेनेटिक सब्सटेंस नहीं माना जाता। लेकिन डीएनए जो होता है वो स्थायी होता है, वो स्टोन प्रोटीन का बना होता है और कार्बन के बॉन्ड क्या होते हैं? जटिल होते हैं, इसलिए इसको क्या माना जाता है? अच्छा जो होता है जेनेटिक सब्सटेंस माना जाता है। उसके बाद जो डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड्स का। न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है वो 3 चीजों का बना होता है, एक शर्करा, एक फास्फोरिक एसिड, एक नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस में कितने पाए जाते हैं? नाइट्रोजन बेस कितने होते हैं? 4 होते हैं, एडिनोसिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्यूनिन। ठीक है, एडिनोसिन थाइमिन के साथ आता है, साइटोसिन ग्यूनिन के पास आता है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर डबल हेलिक्स मॉडल, मतलब इसके अंदर जैसे कि ये व्यास जो आपका डीएनए जो होता है उसका व्यास कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक हेलिक्स का साइज कितना होता है? 34 एंगस्ट्रॉम होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बंद बॉन्ड का साइज, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक 2 नाइट्रोजन के बीच में जो गैप होता है वो कितना होता है? वो कितना होता है? 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। क्लियर है? तो ये था आपका क्या? डीएनए। बोलो है ना? क्लियर है डीएनए? क्लियर है डीएनए? अब चलते हैं क्रोमोसोम के पास। किसके पास चलते हैं? क्रोमोसोम के पास। आ जाओगे, क्रोमोसोम के पास चलते हैं। क्रोमोसोम भी बताएगा आपको आगे क्या करना है। ठीक है, देखिए
यहाँ पर लिख देता हूँ मैं क्रोमोसोम, गुण सूत्र। कार्य आप खुद बताओगे, पहले मैं ना इसको ना डिफाइन कर देता हूँ क्रोमोसोम। देखिए क्रोमोसोम यहाँ पर क्रोमेटिक जालिका पाई जाती है न्यूक्लियस के अंदर, जिनको कहते हैं क्रोमैटिक, क्रोमैटिक। तो कई बार क्वेश्चन आता है क्रोमोसोम का निर्माण किससे होता है, तो क्रोमैटिक जालिकाओं से होता है। ये क्वेश्चन हरियाणा ही पूछ सकता है, बस और कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। गुणसूत्र का निर्माण किससे होता है, क्रोमैटिक से होता है। किससे होता है, क्रोमैटिक से गुणसूत्र का निर्माण होता है। जैसे कि एक एग्जांपल से समझाता हूँ, इसके कार्य जो है, इसका कार्य ऐसे नहीं समझता है इसका, जो क्या नाम इसका साइंटिस्ट, इसकी खोज और लिख लेना, पुरकिंजे, परकिंजे, पिरकिंजे जो है आपके, इसकी खोज, इसको ना इसकी जो खोज जो थी वो किसने की थी, परकिंजे, बिल्कुल भाई, इसको ना थोड़ा अलग नाम था इसका, गलत ना हो जाए इसलिए, परकिंजे। परकिंजे जो था आपका एक साइंटिस्ट का नाम अलग है भाई, परकिंजे कोई नाम है ये भी। परकिंजे जो था वो उसने किसकी खोज की, क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम एक धागे में संरचना से बना होता है, जिसको क्या कहते हैं, क्रोमैटिक। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, क्रोमोसोम में पाए जाने वाले धागे नुमा संरचना क्या होता है, क्रोमैटिक होती है, जिससे किसका निर्माण होता है, क्रोमोसोम गुणसूत्र का निर्माण होता है, ठीक है। अब इसके देखिए, अब ये तो ना देखिए एक क्वेश्चन आता है, कोशिका विभाजन के समय कौन सा जेनेटिक सब्सटेंस दिखता है। देखिए डीएनए आरएनए बहुत छोटे होते हैं, जीन भी बहुत छोटा, कोई भी नहीं दिखेगा, लेकिन गुणसूत्र जब कोशिका डिवाइड करेगी ना, तो जो है ना क्रोमैटिक जालिका के बीच में खिंचाव होगा, ये अलग से दिख जाएगी, ठीक है। तो कई बार भर के क्वेश्चन पूछा जाता है, कोशिका विभाजन में दिखाई देने वाला ऑर्गन कौन सा है, कोशिका विभाजन में दिखाई देने वाला ऑर्गन आपका कौन है, क्रोमोसोम जो ऑर्गन है वो कोशिका विभाजन में दिखाई देता है। ये जोड़ों में पाया जाता है, ये बात आपको बताने की जरूरत नहीं है, पेयर्स जोड़े में पाया जाता है। ये देखो मैं बताता हूँ कैसे जोड़े में पाया जाता है, एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा। जैसे कि आप सभी को पता, मानव जो होता है, मानव मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46, लेकिन आप इनको लिखते हैं 23 जोड़े। कितने लिखते हैं, 23 जोड़े। ये क्या होते हैं 23 जोड़े, इन 40 का मतलब है 23 तो मेल के क्रोमोसोम इसके अंदर मौजूद और 23 किसके, फीमेल, इसलिए इनको किसमें लिखा जाता है, जोड़ों के अंदर लिखा जाता है। और थोड़ा डिटेल में लेके चलता हूँ इसको, देखिए मजा आएगा इसको करते हुए। देखिए 40 गुणसूत्र हैं, कितने हैं, 40। इनके अंदर 46 में से 44 तो जो होते ना वो होते ऑटोसोम। ये क्वेश्चन हरियाणा में आया था कि मनुष्य शरीर में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, सभी ये सोचो गुणसूत्र पूछ रहा है क्या, 46 बता दी, नहीं भाई, ऑटोसोम होते हैं 46, जो सभी में सेम होते हैं, सभी में समान, मतलब मेल एंड फीमेल दोनों में क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। प्लस 2 होते हैं बेटा एलोसोम, या फिर इनको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं वो एलोसोम होते हैं, कितने पाए जाते हैं, 2। अब ये 2 देखो, ये तो सेम पाए जाते हैं, लेकिन इन दो में पॉसिबिलिटी या तो XX होगा या फिर क्या होगा, XY। XX है तो लड़की होने की संभावना होगी, XY है तो लड़का होगा, संभावना नहीं लड़का होगा, ठीक है। तो लड़का और लड़की मतलब जेंडर निर्धारित करने का कार्य किसका है, किसका भाई, क्रोमोसोम का। तो आपको आंसर मिल गया होगा शायद कि जेंडर को निर्धारित करने वाला जेनेटिक सब्सटेंस कौन है, तो इसका कार्य क्या है, लिंग निर्धारण करना, लिंग निर्धारण करना। जेंडर डिटरमिनेटर कहते हैं इसको, जेंडर डिटरमिनेटर कहते हैं, मतलब जेंडर को डिटरमाइन करता है कौन, आपका क्रोमोसोम, ठीक है। ये आपको पता चल ही गया होगा, 46 होते हैं, XX का मतलब लड़की होती है, XY का मतलब लड़का होता है, ठीक है। और वो जो थर्ड जनरेशन होती है वो होती है सिंड्रोम, मतलब इनके अंदर क्या हो जाना, कमी या ज्यादा हो जाना। जैसे XXY कोई लड़की है, इसके साथ एक Y गुणसूत्र अटैच होगा, तो इस ये लड़की लड़के जैसे गुण दिखाएगी, ठीक है। इन सिंड्रोम्स को अपन डिजीज में करेंगे, तो वो होती है थर्ड जनरेशन। कई बच्चों के क्वेश्चन होते हैं थर्ड जनरेशन क्या होती है, ठीक है। वो अपन बाद में जब डिजीज कर रहे होगे ना, उसके अंदर बिल्कुल अच्छे से इनको करेंगे। बोलो है ना, क्लियर भाई, गुणसूत्र क्लियर है। तो मेरे हिसाब से गुणसूत्र ना बिल्कुल आपको अलग से हो जाओगे भाई, गुणसूत्र क्या होते हैं, कितने होते हैं मानव शरीर के अंदर। अब देखो बेटा थोड़े ना गुणसूत्र लिख लेना, कई बार ना क्वेश्चन क्या होता है बिल्कुल आ जाते हैं मिलते जुलते भी, किसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक तो लिख लो चिंपैंजी,
ये मैं वो गुणसूत्र लिखवा रहा हूँ जो बिल्कुल एनसीईआरटी में जो डेटा मिला हुआ है, ठीक है। लिखो चिंपैंजी, चिंपैंजी के अंदर 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? चिंपैंजी जो होती है वो 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट लिखो कुत्ता, 78, कुत्ते में कितने पाए जाते हैं? 78 पाए जाते हैं। उसके बाद है बिल्ली, कैट, 38 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जोड़े नहीं बता रहा मैं, ये टोटल गुणसूत्र बता रहा हूं। जोड़े हो तो आधे कर देना। मेंढक 26, मेंढक 26, मेंढक कितने पाए जाते हैं? 26 पाए जाते हैं। उसके बाद हाथी, यहां पर लिख देता हूं हाथी, 56 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं भाई? 56 पाए जाते हैं। उसके बाद देखो मच्छर, मच्छर से भी बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है। मच्छर, मच्छर में कितने पाए जाते हैं? 6 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने? 6 गुणसूत्र, 6 गुणसूत्र पाए जाते हैं। उसके बाद मटर, मटर, मटर इसलिए क्योंकि जेनेटिक्स यहीं से बना था, ठीक है। मटर में कितने पाए जाते हैं? 14 गुणसूत्र जो है वो किसमें पाए जाते हैं बेटा? आपके मटर के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। वैसे तो गुणसूत्र बहुत से हैं, लेकिन यहीं से आप बस इतने ही कर लेना, आपका काम चल जाएगा। भले बोले आया क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जो जेनेटिक सब्सटेंस है, नेक्स्ट एंड लास्ट, उसका नाम है जीन। क्या नाम है? जीन। जीन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जीन कुछ नहीं है, जीन जो है, जीन से ही इन सभी जेनेटिक सब्सटेंस बना होता है। कई बार क्वेश्चन आता है जेनेटिक्स की इकाई क्या है? जेनेटिक्स की इकाई, अनुवांशिकता की इकाई क्या है? जीन है। सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? जीन। इसी से क्या बनती है? जेनेटिक्स बनती है। जेनेटिक्स की यहाँ से बनी है? जीन से बनी है। जीन के नाम से ही जेनेटिक्स, अनुवांशिकता बनी है, ठीक है। तो अनुवांशिकता ये थी। और वैसे अपना अनुवांशिकता को और भी पढ़ेंगे, और कभी जब मेंडल का एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, वहाँ पर भी इवोल्यूशन प्लस में एरिडिटी के अंदर भी अपन इसको करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। उसके बाद थोड़ा सेल डिवीजन को भी देख ही लिया, नहीं भी ज़्यादा हो जाएगा। आज इस लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, ठीक है। ये मेरा मतलब मेरी टेंशन है कि मैं किस प्रकार से आपको हरियाणा पुलिस एग्जाम तक बिल्कुल पूरा कंप्लीट जो है सिलेबस करवा के देता हूँ। मैं बताता हूँ 26 तारीख को, मतलब 25 तारीख को आपका पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट करवा दूँगा। चाहे वो कंप्यूटर का है, चाहे वो साइंस का है। सही, देखो ऐसा तो हो नहीं सकता भाई इतनी ही स्पीड से ये सिलेबस कंप्लीट हो जाए। हमारे को ऐसा भी करना पड़ सकता है कि हम क्या करेंगे, बिल्कुल 4-5 घंटे की क्लास ले लेंगे, 3-4 घंटे की क्लास ले लेंगे। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री है, उनको मैं 1-2 दिन में निपटारा कर दूंगा उनका, ठीक है। मैराथन क्लास ले लेंगे, ठीक है। लेकिन भाई मैराथन क्लास लेने के लिए मैराथन क्लास का मजा आ जाएगा भाई, अगर हमारे को है ना, हमारे को लाइव आने का मौका मिल जाए। मतलब लाइव आने में जो मैराथन क्लास ले जाएंगे उसमें मजा आएगा, स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन हो जाएगा, स्टूडेंट्स क्या कर पाएंगे, क्वेश्चन पूछ पाएंगे। और उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जो भी जितने भी मतलब भाई बंधु देखते हैं वो सभी ये कोशिश करें कि मतलब हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए, जिसके बाद अपन लाइव आ सकें, ठीक है। आप लोगों के साथ लाइव आ सके तो आप कोशिश करना, इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं, खुद नहीं करना, और किसी से भी करवाना, ताकि आपको अच्छी वीडियोज मिलती है, ठीक है। भी अगर अपन लाइव आ पाएंगे तो अपन और अच्छा कर पाएंगे। अपन क्या करेंगे, 15, 16, 17, 18, 4-5 दिन ना कंटिन्यू लंबी क्लासेस, मतलब 2-2, 3-3, 4-4 घंटे की क्लास जो है वो लाइव ले लिया करेंगे, ठीक है। तो थोड़ी आप मेहनत करो, थोड़ी मैं मेहनत करता हूँ। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ।